जय भारत। जागृति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो आप देखते हैं कि हम जागृति न्यूज के माध्यम से अलग अलग मान्यवरों के मत, उनके विचार, उनकी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज भी हम एक नया विषय लेकर आए हैं जो कि अभी दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके संबंध में है। कृषि बिल, किसान आंदोलन और सरकार का षड्यंत्र, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट मान्यवर विजय मानकर साहब है। मानकर साहब, आपका जागृति न्यूज में स्वागत है। साहब, आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, अभी उसको कम से कम 50 से ऊपर हो गया है। तो पहला मेरा जो आपको क्वेश्चन है कि आपकी नजर से कृषि बिल कैसा है, कृषि बिल के बारे में आप क्या कहें? देखिए, जो कृषि के जो 3 लॉज है, ये उसकी कॉपीज मेरे हाथ में है। और ये तीनों लॉज जो है, इसको काफी डिटेल में मैंने पढ़ा है। अगर आप चाहे तो इसको जो एक्ट के नाम भी मैं बताता हूँ, तो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस assurance and services bill 2020, then the farmers produce trade and commerce promotion and facilitation bill 2020, the essential commodities act 2020। यानी ये जो पहले बिल थे अभी एक्ट हो गए, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, देन द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट एंड द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। मेरी आवाज आ रही है आपको भुजबल जी? देयर इज सम, अभी फिर से भुजबल जी, मेरी आवाज आ रही है कोई? क्योंकि आपका वीडियो गया है तो प्रॉपर है ना सब, पर आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। मैंने मेरा आवाज म्यूट किया था, पर ऑडियंस सुन पा रही है ना ठीक से? हाँ, ऑडियंस सुन पा रही है, ऑडियंस सबको देख पा रही है। अच्छा ठीक है, सॉरी। तो फिर मैं क्लियर बोलता हूं फिर और से। तो ये 3 जो लॉज है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस assurance and farm services act 2020, the farmers produce trade and commerce promotion and facilitation act 2020, and the essential commodities amended act 2020। ये जो 3 जो लॉज है, जो पहले ऑर्डिनेंस निकाले गए थे जब कोरोना लॉकडाउन था, उस पीरियड में लगभग जून में ऐसे 3 ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट के माध्यम से निकाले गए थे। उसके बाद पार्लियामेंट ने 3 दिनों के अंदर जो है ये लॉज को जो है वो स्पेशल सेशन में जो है वो पास कर दिया। और उसके बाद ये जो पूरा किसान आंदोलन जो है वो खड़ा हुआ है, जो 50 दिनों से ज्यादा चल रहा है। तो सबसे पहली बात जो है, इन बिल्स को पढ़ने के बाद इसमें बहुत बड़ी इंफॉर्मिटीज है, बहुत सारे वीकनेसेस है, और इसलिए किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो सही है, उसको हम सपोर्ट करते हैं अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये बिल्स में जो बड़ी बड़ी वीकनेसेस है उसको मैं बता देता हूं। पहली बात, ये जो बिल है ये कहीं पर भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी लीगल गारंटी नहीं करते। जो सरकार कह रही है कि भाई हम एमएसपी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, इसके ये रिपोर्ट्स है, खरीफ और रबी का 2 रिपोर्ट्स है। तो इसमें जो है वो प्राइस पॉलिसी या नॉन प्राइस पॉलिसी, ऐसी 2 प्राइस पॉलिसीज जो है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस जो है वो भारत सरकार का जो कमीशन है वो डिक्लेयर करता है। उसमें 17 फसल जो है वो खरीफ की है और 6 फसल रबी की है। ऐसी 23 फसल को जो है केवल उन्होंने डिक्लेयर किया है, लेकिन केवल राइस और व्हीट को जो है एमएसपी मिल रहा है, बाकी जो है वो कोई भी फसलों को एमएसपी नहीं मिल रहा है। ये तीनों लॉज भी जो है कहीं पर भी एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देते। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर में जो आपको कलेक्टर के ऊपर में कहीं अपीलेट अथॉरिटी नहीं है। आप अगर कलेक्टर का ऑर्डर हो जाए, जैसे किसान और प्राइवेट कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या प्राइवेट ट्रेडर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और कलेक्टर यदि ऑर्डर दे दे, तो कलेक्टर के ऊपर कहीं अपील का प्रोविजन नहीं है, कोई ट्रिब्यूनल का प्रोविजन नहीं है, कोई कोर्ट का प्रोविजन नहीं है। इवन हाई कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये रेमेडी भी इस पूरे लॉ में एब्सेंट है। यानी जुडिशियल रेमेडी इस लॉ में टोटली जो है वो एब्सेंट है। ये बहुत दूसरा सबसे बड़ा इसमें वीकनेस है।
और तीसरा सबसे बड़ा वीकनेस इसमें है कि फाइन का प्रोविजन तो इन लॉज में है कि भाई अगर कुछ गलत होता है तो फाइन लगाई जा सकती है, लेकिन जेल का कहीं पर जो है वो प्रोविजन नहीं है। यानी कोई कंपनी या कोई व्यापारी अगर किसानों के साथ फ्रॉड करता है तो वो छोटी मोटी फाइन देके जो है छूट जाएगा, लेकिन उसको 6 महीने 1 साल के पनिशमेंट का कहीं प्रोविजन नहीं है। जो बाकी सारे जो लॉज है, चाहे आप कंपनीज एक्ट ले लीजिए या और भी कोई जो है आप बिजनेस लॉज को ले लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं मिनिमम पिनल प्रोविजन होता है, वो पिनल प्रोविजन जो है इसमें एब्सेंट है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, एक एमएसपी की लीगल गारंटी इसमें नहीं है, दूसरी जो है इसमें अपीलेट अथॉरिटीज का कहीं प्रोविजन नहीं है, कोई किसान ट्रिब्यूनल का प्रोविजन नहीं है, किसान कोर्ट्स का प्रोविजन नहीं है, हाई कोर्ट में जाने का इसमें प्रोविजन नहीं है, और फाइन का प्रोविजन है लेकिन जेल का प्रोविजन नहीं है। तो ये किसानों को फेवर नहीं करता है, ये व्यापारियों को और बड़ी कॉर्पोरेट्स को जो है वो फेवर करता है। इसलिए ये बिल जो है वो संयुक्तिक नहीं है, वो न्यायुक्त नहीं है, फेयर एंड इक्विटेबल नहीं है, और इसलिए संसद ने गलत लॉ बनाए हैं, संसद को इसने वापस लेना चाहिए। ये मेरा क्लियर व्यू है। सर, आपने देखा होगा कि किसानों को बदनाम करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए गए, उनके ऊपर पानी भी डाला गया। इस षड्यंत्र को आप कैसा देखते हो और इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, लोकतंत्र में ये गलत है। आप देखिए, एक तो 0 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठंडी के दिन है, दिल्ली की तरफ तो बहुत ज्यादा ठंड होती है। ऐसे समय में आप उनको पानी डाल रहे हैं यानी गोली मार रहे हैं, ऐसा समझ रही है। आप गोली नहीं मार रहे, अगर पानी कैनन मार रहे हैं ठंड में 0 डिग्री 1 डिग्री में, तो आप गोली मारने के बराबर है। तो मैं समझता हूं कि मोदी सरकार ये जो है ये अनसंवैधानिक कृत्य ही नहीं कर रही है, या अमानवीय कृत्य भी कर रही है। ये गलत है, इसको कंडेम करना चाहिए। अभी किसान का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, तो 50 दिन के ऊपर भी ज्यादा हो गया, लेकिन सरकार किसान बिल वापस नहीं ले रही। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे का क्या होगा? इसका स्ट्रेट है, अगर आप ये जो एग्रीकल्चरल जो प्राइस एंड कॉस्ट का जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, जो मोदी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है ये कमीशन की, तो वो क्लियरली कह रही है कि भाई ये जो 3 ऑर्डिनेंस या बिल अभी जो बने हुए हैं, ये ऑर्डिनेंस जो बने उसके बाद की रिपोर्ट्स है, एक्ट बनने के पहले, तो ये जो है वो कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव लाएंगे और ये जो है इसको वेलकम किया जाना चाहिए। तो इसकी पूर्व तैयारी इन्होंने कर ली, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जमीन और जो फसल है ये एक बहुत बड़ा जो है वो वेल्थ है इंडिया के अंदर में। यानी अभी तो एग्रीकल्चर जो है वो हमारा 14-15% की जीडीपी को कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन लैंड जो है और उसमें अगर कमर्शियल फार्मिंग की जाए तो ये जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, 20% के ऊपर भी जा सकता है। अगर 20% होता है तो 200 लाख करोड़ में 20 लाख करोड़ का लगभग जो है वो सेक्टर ये हो सकता है। इसमें मेजर शेयर वो अंबानी अडानी जैसे लोगों को मिले, ये तैयारी जो है वो मोदी सरकार ने की। हमने देखा पब्लिक सेक्टर वो बेचने की तैयारी कर रही है, एयर इंडिया को बेचने की तैयारी कर रहे, बीपीसीएल को बेचने की तैयारी कर रहे, रेलवेज को बेचने की तैयारी कर रहे। जितना लोगों की संपत्ति थी, पब्लिक सेक्टर थे, उसको वो बेचने की, डिसइन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। उसी तरह कृषि के क्षेत्र को इनडायरेक्ट डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बिल बनाए गए। ये अंबानी अडानी और बाकी कॉर्पोरेट्स को फायदा करने के लिए बनाए गए। अभी आपने अडानी और अंबानी का अभी नाम लिया है, तो ये जो कृषि बिल है, तो कृषि बिल का और अडानी और अंबानी का क्या संबंध है? देखिए, बड़ी कंपनीज जो है, अंबानी अडानी हो या ये तो केवल नाम दे रहे हैं, या टाटा हो, मित्तल हो, और भी कोई नाम से हो सकती है, इंडिया और फॉरेन की, वो तमाम कंपनीज जो है वो फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जमीन किसानों की रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि भाई फसल को ये कीमत में लेना है देना है। वो कीमत एमएसपी की नहीं रहेगी, यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी लीगल गारंटी नहीं है, तो वो जो है वो उसकी कीमत नहीं रहेगी। और अभी ये जो कमीशन जो बार बार मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं, वो स्वामीनाथन आयोग ने जो फॉर्मूला दिया था कि C2 + 50% दिया जाना चाहिए एमएसपी, और ये जो कमीशन बोल रहा है वो A2 एंड FL + 50% कह रहा है। ये फॉर्मूला A2 FL जो है टेक्निकल वर्ड्स है, A2 यानी सारे इनपुट कॉस्ट, FL यानी फैमिली के लेबर के पूरे कॉस्ट, लेकिन C2 में उसमें लैंड का वैल्यूएशन, रेंटल वैल्यूएशन भी स्वामीनाथन आयोग ने लिया था, और उन्होंने कहा था C2 + 50% होना चाहिए। ये कमीशन कह रहा है A2 + FL + 50% देंगे, यानी ऑलरेडी एमएसपी जो ये कैलकुलेट कर रहा है वो कम है, और एमएसपी की अगर लीगल गारंटी नहीं है तो उससे भी कम भाव में किसानों से फसल ली जाएगी, तो किसानों को लॉस होगा।
फिर किसानों को जब लॉस होगा तो जमीन को जो है बेचने के अलावा उनके पास में कोई जो है वो चारा नहीं रहेगा। तो ये इनडायरेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है, भले ही बिल में जो लॉ में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया, लेकिन उसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस यही आएगा कि उनको जमीन बेचना पड़ेगा, खेती छोड़ना पड़ेगा और लॉस में जाना पड़ेगा, और इसका कंपनसेशन का कहीं प्रोविजन जो है वो इस एक्ट में नहीं है। तो ये अनफेयर सोशियो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है जो थोपा गया है किसानों के ऊपर। सर अभी जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, उस किसान आंदोलन को कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, और लोग कहते हैं कि अभी कांग्रेस किसान का सपोर्ट कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी किसानों के विरोध में बहुत सारे, तो आप बीजेपी और कांग्रेस को कैसा? देखिए, ये मेरे हाथ में स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट है, और स्वामीनाथन आयोग का ये जो रिपोर्ट है आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट जो है मैं पढ़ के तमाम बात कर रहा हूं, और इसके 5 वॉल्यूम्स है, और 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पब्लिश हुई। स्वामीनाथन आयोग जो है ये भारत के अंदर जहां तक एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल रिलेटेड पॉलिसी का जो सबसे ऑथेंटिक सर्वे और रिसर्च है, स्टडी है, रिकमेंडेशन है, वो स्वामीनाथन आयोग है। 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने ये रिकमेंडेशन दिया। स्वामीनाथन आयोग ने सबसे बड़ी बात की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर एवरग्रीन रेवोल्यूशन आया जा सकता है, यानी भारत में कभी भी जो है वो किसी भी क्रॉप्स का, फसल का, कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी, और इंडिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है वो कंट्री बनेगी। दूसरा, स्वामीनाथन आयोग ने फार्म सेंट्रिक लॉज होने चाहिए, इसकी बात की है, और स्वामीनाथन आयोग ने C+50% जो है MSP की बात की है। भूमिहीन किसानों को जो है 1 एकड़ तक जो है वो लैंड देने की बात जो है वो स्वामीनाथन आयोग ने की है। एग्रीकल्चरल क्रॉप एंड इंश्योरेंस की बात की है, 4% में केवल लोन मिले किसानों को, उससे ज्यादा नहीं, ये बात स्वामीनाथन आयोग ने की है। तो उसके साथ में अगर नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसके लिए एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस फंड की बात स्वामीनाथन आयोग ने की है। सो मेनी प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव एंड साइंटिफिक एंड प्रैग्मेटिक recommendations the Swaminathan Commission has given, but the Congress government itself has not implemented that. यानी कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी 2006 से 14 तक उसको पूर्णतः लागू नहीं किया, मोदी सरकार भी लागू नहीं कर रही है। और मोदी जी पढ़ते या नहीं, ये तो मैं इसके विषय में बोलना ही मैं समझता हूँ अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। ये तो भोंदू प्राइम मिनिस्टर है, बगैर पढ़े कह रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन पूरी जो है वो लागू कर दी। मेरे जैसा विद्वान व्यक्ति जो दुनिया भर की पढ़ाई डेली करता है, उसको ये रिपोर्ट पढ़ने में 15-20 दिन लग गए। मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती, ये रिपोर्ट के डिटेल्स नहीं मालूम, और कह दिया कि हमने लागू कर दिया। तो बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है ये तमाम दोनों चीजों के लिए, लेकिन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जैसी पार्टी, हमने इसको आंदोलन को सपोर्ट किया है। नहीं, अभी तो हमने अभी कहा है कि कांग्रेस जो है किसानों के खिलाफ काम करती है, लेकिन अभी जो किसानों के समर्थन है वो दिखा रही है, वो वोट के लिए कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार जो है वो खिसकते जा रहा है। और सारी जो इंटरमीडिएट कम्युनिटीज है, देखिए किसान तो मोस्टली ओबीसी है, मोस्टली जो ओबीसी कम्युनिटीज है वो किसान है, या थोड़ा इंटरमीडिएट कास्ट जिसको बोलते हैं वो किसान है, जैसे मराठा हो गया, जाट हो गए, वो ज्यादा उनके पास में खेती है। और फिर तो आदिवासी है, शेड्यूल्ड एरिया में थोड़ा शेड्यूल्ड कास्ट भी है कहीं कहीं पर जो है, और सभी कम्युनिटी थोड़ा थोड़ा है। तो किसान जो है, कांग्रेस का जो वोट था, ट्रेडिशनल जो वोट था, जो दलित मुस्लिम का वोट था वो खिसक गया, जनरल कैटेगरी का वोट खिसक गया। तो अब कांग्रेस को लगता है कि कम से कम किसानों का वोट जो है वो मिल जाए तो कुछ बेस बन जाएगा। तो ये उसकी रणनीति का पार्ट है, तो वो रणनीति के तहत उसको सपोर्ट कर रही है। ये उसकी नीति नहीं, रणनीति है कांग्रेस की। अच्छा, और सर अभी जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, वो किसान जो अपना आंदोलन वापस नहीं ले रहे, तो क्या मोदी सरकार क्या उनके ऊपर अभी क्या करेंगे? ले रहे हैं, मोदी सरकार बिल वापस नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? क्या मोदी क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा करना तो डेमोक्रेसी में अभी पॉसिबल नहीं है फिलहाल गवर्नमेंट को। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रिस्क जो है वो डेमोक्रेसी में मोदी गवर्नमेंट लेना चाहेगी। अभी तो ऐसी सिचुएशन नहीं नजर आती, और किसान बिल्कुल फर्म है, और उनका ये स्टैंड भी सही है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, उसकी कमेटी के आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका सोल्यूशन नहीं है।
अच्छा सर, आपने अभी देखा होगा कि एक मोदी सरकार जब से आया है तो बहुत सारे संविधान विरोधी कायदे बनाए गए। जैसे अभी तो नई संसद भी आई है, नई संसद बनाने वाले हैं। और एक शंकर अभ्यंकर नाम का जो व्यक्ति है वो बोल रहे हैं कि अभी 5 साल में नई मनुस्मृति भी आने वाली है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, नई संसद बनना ये वेलकम है, वो तो मेरे वजह से बन रही, मैं आपको बताऊंगा नई संसद, क्योंकि जो मैंने 2017 में जो है 10 जो बिल दिए कंप्लीट इलेक्टोरल सिस्टम को बदलने के, उसमें मैंने 1500 एमपीज होना चाहिए लोकसभा में, ये कैलकुलेशन करके दिया, और 675 एमपीज होना चाहिए राज्यसभा में, ये कैलकुलेशन करके दिया। उसके बाद अभी 888 और 376 या 384 राज्यसभा में ऐसे जो है वो एमपी टोटल बनाने के लिहाज से नई संसद बनाई जा रही है। देखिए, भारत में चुनावी व्यवस्था को बदले बगैर लोकतंत्र साकार नहीं हो सकता, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। एक नागरिक को एक वोट दे देने से उसकी कीमत एक नहीं हो जाती, उसका मूल्य एक नहीं निकलता है। जब तक उसका इलेक्टोरल सिस्टम सही ना हो तब तक ये एक वोट का जो है वो वैल्यू एक नहीं निकलता है। और जो भारत में, मैं बार बार कह रहा हूं कि 4 जनवरी 1949 को संविधान सभा में जो गलती की गई, जो बगैर रिसर्च के, बगैर स्टडी के, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, बगैर इस बात को स्टडी किए कि भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एफपीटीपी का मिक्स सिस्टम कैसे लाया जा सकता है, इस पर बिना रिसर्च किए जो कह दिया कि नहीं हमको नहीं चाहिए, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और वो गलती जो है किस व्यक्ति ने की, आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाकर वो रिकॉर्ड पर देख सकते हैं। तो चुनावी व्यवस्था को यदि बदलना है तो उसमें एक पार्ट ये भी है कि 25 लाख पर एक सांसद हो रहा है, तो उसको हमको 16 लाख 14 लाख के अंदर लाना है। वैसे तो आइडियल एवरेज होना चाहिए 8 से 12 लाख का, जो मेरे कैलकुलेशंस है, लेकिन अगर 14 15 16 लाख पर भी आता है तो रीजनेबल है भी। तो नई संसद जो बन रही है उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान को जो एक्सपांड करना है, संविधान में जो पॉजिटिव अमेंडमेंट लाना है, वो भी साथ साथ होना चाहिए। और जहां तक कोई प्राइवेट व्यक्ति कह रहा है कि भाई हम ये लागू कर देंगे, वो लागू कर देंगे, तो रूल ऑफ लॉ में इतना आसान नहीं है वो। हाँ सर, अभी अभी आपने ये चुनावी सिस्टम को बदलने के लिए जो आपने कहा है, आप चुनाव सिस्टम क्यों बदलना चाहते हैं और नया सिस्टम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? देखिए, इसमें 10-12 बातें हैं। एक तो एफपीटीपी जो अभी है कि एक एमपी खड़ा होता है, एक एमएलए खड़ा होता है, फिर एक वोट ज्यादा मिल जाए तो वो जीत के जाता है, उसको 35% भी वोट नहीं होते हैं, 65% वोट जिसको नहीं होते वो एमपी एमएलए बन जाता है, बाकी वोटर अनप्रातिनिधिक हो जाते हैं। जैसे लोकसभा में किसी को 5 लाख वोट मिले, लेकिन किसी को 5 लाख एक वोट मिल जाए तो एक वोट वाला संसद जाएगा, 5 लाख वोटर अप्रातिनिधिक हो जाएंगे। तो दुनिया में जो डेमोक्रेसीज है उसमें केवल 24 डेमोक्रेसी इस तरह का सिस्टम यूज करती है, और वो भी उसमें काफी सुधारित सिस्टम यूज करती है। 81 से ज्यादा जो लोकतंत्र है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट है उसके उतने एमपी एमएलए होने चाहिए, और उसके साथ एफपीटीपी की डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी या और भी मॉडल्स जो है वो यूज करते हैं। तो मैंने जो है ये किया है कि भाई पीआर और एफपीटीपी का हाइब्रिड सिस्टम इंडिया में होना चाहिए। दूसरा, 1,500 एमपी होना चाहिए लोकसभा में, 675 होना चाहिए राज्यसभा में, पॉपुलेशन को देखते हुए, और ये 2061 तक ये स्टेबल प्रोपोर्शन रहेगा। और 2061 के बाद फिर हो सकता है जो नया रेशियो आएगा पॉपुलेशन का, उसके हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सके। ज्यादातर जो है उस समय में कम करने की जरूरत पड़ेगी, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, जो प्राइवेट कंपनीज पार्टीज को डोनेशन देते हैं वो बंद होना चाहिए, उसके एवज में एक नेशनल इलेक्टोरल फंड को डोनेट करना चाहिए, अपना टैक्स एग्जम्पशन लेना चाहिए, और उस नेशनल इलेक्टोरल फंड से सारी पार्टियों को और कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए एक एवरेज प्रोपोर्शन में किसको कितना वोट परसेंट है उसके आधार से पब्लिक फंडिंग होना चाहिए, और 2000 से ज्यादा जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको चेक से वापस लेना चाहिए। इसके साथ में जो है वो केवल सीलिंग व्यक्तियों पर, कैंडिडेट्स पर ही नहीं होना चाहिए, पार्टियों के एक्सपेंडिचर पर भी सीलिंग होना चाहिए कोई फॉर्मूले से। इसके साथ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रॉपर होना चाहिए, और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं पहला लीडर हूं जिसने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में एससी एसटी और महिलाओं का भी रिजर्वेशन कैलकुलेशन करके दिया, जो संविधान सभा में हमारे एक लीडर को ये कंफ्यूजन था कि कैसा होगा, तो मैं पहला लीडर हूं जिसने पीआर सिस्टम के अंदर एससी एसटी और महिलाओं का रिजर्वेशन कैलकुलेट करके दिया। और इलेक्शन बैलेट से होना चाहिए,
अगर बैलेट से नहीं होता तो ईवीएम से हो रहा है तो 100% पेपर ट्रेल काउंटिंग होना चाहिए। ये मेजर मुद्दे हैं 8-10 जो मैंने उसके अंदर में लाया, और इसके बाकायदा बिल दिए, पिटीशन नहीं। मेरे 16 बिल्स हैं अभी तक जो बना कर दिए, और 16 बिल में 10 ये चुनावी व्यवस्था के हैं। अभी जो लास्ट 10 दिसंबर को जो मैंने बिल दिए वो रिजर्वेशन को और अफर्मेटिव एक्शन को संविधान में और मजबूत करने के लिए और एक्सपांड करने के लिए दिए। अभी 10 दिसंबर को दिए संसद को, और वो अंडर कंसिडरेशन है, आपको बता रहा हूं। सर अभी अभी ये जो पूरा भारत का जो माहौल देख रहे हो, तो कोई भी आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। सबको लगता है कि कब क्या हो सकता है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति में आपको क्या राय है, आपको क्या लगता है? नहीं, इतना डरने की भी जरूरत नहीं, परिस्थिति तो अच्छी नहीं है। लेकिन देखिए, मैं कहता हूं कि ये मनु का युग नहीं है, ये मनुस्मृति का युग नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का युग है। और आपने देखा अमेरिका जैसे देश में क्या हुआ, और अमेरिका जैसे देश में आज एक राष्ट्रपति को जो है वो इम्पीच किया जा रहा है। यानी बैड पीपल बट कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड। अगर बुरे लोग हैं लेकिन संविधान अच्छा है तो बुरे लोग उसको ओवर पावर नहीं कर सकते। ये अमेरिका का जो है वो हमको एग्जाम्पल मिल रहा है। पर भारत के संविधान में ऐसे कुछ डिफेक्ट्स हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। जैसे हम हमारे प्रधानमंत्री को हटा नहीं सकते जब तक उसके पास मेजोरिटी है। हम राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते लेकिन गवर्नर को नहीं हटा सकते। प्रैक्टिकली हम किसी जज को जो है वो रिमूव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी कानून को संवैधानिक बोल दे केवल 7 शेड्यूल के एंट्रीज को देखकर और मिनिमम फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस को देखकर, तो उसको कहीं पर जो है वो ठीक करने का रास्ता नहीं है अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट ही उसमें प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट करे। तो संविधान में जो वीकनेसेस है उसका फायदा बीजेपी गवर्नमेंट उठा रही है। लेकिन हम रूल ऑफ लॉ के एरा में जी रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन से और अमेरिका में भी जो प्रेसिडेंट का बदलाव हुआ है वो भी बड़ा सकारात्मक है। तो इतना ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, हाँ सतर्क रहकर काम करने की जरूरत है। सर अभी सब चीजों आपने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है और लोगों को अपना आह्वान भी किया है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो है ईवीएम की आई हुई है, तो ये ईवीएम के बारे में अभी आप क्या रहे हैं? ईवीएम करना चाहिए? ईवीएम के लिए तो मैंने रास्ता बताया है और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ आज जागृति न्यूज के माध्यम से। देखिए, ईवीएम को हटाना बहुत आसान है, 2 रास्ते हैं इसमें। ऑलरेडी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जो 2 इलेक्शन के लॉज है उसमें ऑलरेडी बैलेट है। बाद में ईवीएम को जोड़ा गया। आपको जो है एक बिल को लाना है पार्लियामेंट में और ईवीएम को हटाना है। ये सबसे सिंपल रास्ता है, लेकिन इसके लिए आपको मेजोरिटी लगेगी। मैंने कई पार्टीज के लोगों को कहा है कि भाई अगर कोई बिल नहीं बना सकता है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल बना कर देता हूं। और वो बिल बनाना मेरे लिए 1 सप्ताह की भी बात नहीं है, टाइपिंग के लिए भले 10-15 दिन लगे, तो वो बिल बनाने का मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। दूसरा, ये केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इश्यू नहीं, इसको समझिए, ये टेक्नोलॉजी का भी इश्यू है। और क्योंकि ये लॉ और टेक्नोलॉजी का इश्यू है इसलिए इसमें कंप्यूटर साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए मैं आज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भारत के तमाम कंप्यूटर साइंटिस्ट को आह्वान कर रहा हूं जिनको क्वांटम कंप्यूटिंग का नॉलेज है, फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसको क्वांटम कंप्यूटिंग का नॉलेज है और वो चाहते हैं कि उनका जो साइंस का नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, अगर वो देश के लोकतंत्र के काम में आए तो वो कृपया करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे क्या करना है उसका रास्ता मुझे मालूम है, वो मैं बताऊंगा। और जो भी पार्टीज इसको ईवीएम को हटाने के लिए साइंटिफिकली और टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली काम करना चाहती है वो भी मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकती है। मैं इस विषय पे सारे लोगों को प्रॉपर गाइड करके कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार हूं। ओके सर, आपने बहुत सारी बातें कही है, किसानों के बारे में कही है, आपने जो बिल बनाए हैं बिल के बारे में बातें कही है। भारत के पूरे तमाम लोगों को आप क्या संदेश देंगे? ये तो बहुत बड़ा जो है वो आपने सवाल पूछा है कि भारत के सब लोगों को बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि डरे नहीं, सतर्क रहे, पॉजिटिव रहे और सोच समझकर जो है वो कार्य करे और अच्छी सरकार और अच्छे लोगों को चुनकर भेजने का विवेक जो है वो अपने अंदर निर्माण करे। जब तक कि भारत के अंदर अच्छे लोग चुनकर नहीं जाएंगे संसद और विधानसभाओं में, तब तक कि हमारे देश में रियल प्रोग्रेस नहीं आएगा। और कुछ बड़े बड़े
रिफॉर्म्स को भारत में लाने की जरूरत है, जिस पर मैं काम कर रहा हूं। ऑलरेडी 16 बिल मैंने दिए, उसको मैं एनालिस्ट कर देता हूं। हमको जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, हमको जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, हमको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, हमको एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, और उसके आगे जाकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंटरफेस हो रहा है इंसान के साथ में, उसको ध्यान में रखकर भी हमको साइंस और टेक्नोलॉजी के रिफॉर्म्स भी जो है उसको लाने की जरूरत है, ताकि हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आगे जाके टाइप 1 सिविलाइजेशन तक जा सके। ये तमाम चीजें हमको रूल ऑफ लॉ में लाना पड़ेगा। हमारा संविधान अच्छा है, लेकिन उसमें हर चीज का समाधान नहीं है, उसको पॉजिटिवली अमेंड करके ये तमाम चीजें लाना पड़ेगा। वो काम मैं कर रहा हूं, और यदि अगर ये बड़े काम हो जाते हैं तो भारत हमारा, सब चीज हमारे देश में है। ये ग्रेट गोंडवाना था, भारत भी ये नाम इसका वैदिक कल्चर से आया हुआ है, उसके पहले ये ग्रेट गोंडवाना था। तो गोंडवाना जो है हमारा, जो भारत है जिसको हम कहते हैं इंडिया जो है, उसमें सारी चीजें हैं और हम आगे जा सकते हैं। और बीजेपी हो, आरएसएस हो, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रह के काम करने की जरूरत है। बस इतना मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी बातें कही किसानों के आंदोलन से लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ नहीं है उसको भी सुधारने के लिए आपने बातें कही है, इसके लिए आपका जागरूक के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, एंड आई वुड बी डिलाइटेड टू गिव इंटरव्यूज टू यू। समय समय पर मैं आपको अपने व्यस्त शेड्यूल में इंटरव्यू देना पसंद करूंगा। प्लीज मेंटेन द क्वालिटी ऑफ योर चैनल। थैंक्स अ लॉट। ओके सर।